हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यहाँ पे समरी है ये पूरे एक टॉपिक का, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का। इसमें आपको रेस्ट एंड मोशन का पूरा इसमें कंटेंट जो है इस लेसन में आपको मिलेगा। इसलिए इस पूरे लेसन को लास्ट तक देखिए, आपको ये चैप्टर निश्चित तौर पे थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 से। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि रेस्ट एंड मोशन, कि कोई भी पार्टिकल को रेस्ट में या मोशन में कब बोला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कीजिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, जिसको हम बता सकते हैं। और कोई भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो उसको कोऑर्डिनेट से बताएंगे, एक्स वाई जेड से, यही उसका पोजीशन होगा। और अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम क्लॉक भी ऐड कर लें, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक फ्रेम बोलेंगे। जिस फ्रेम में हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शंस में मोशन है, वाई डायरेक्शंस में मोशन है, जेड में मोशन है, और इनके मोशन का टाइमिंग भी हमें पता रहेगा। तो इस तरह से हम एक फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है माइंड में सेट करते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा या फिर अनचेंज्ड होगा, ठीक है। तो अगर अनचेंज्ड है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम द पार्टिकल इज इन रेस्ट, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है पार्टिकल का, कोऑर्डिनेट उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। तो कोई भी पार्टिकल रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आप चूज कर सकते हैं आपका जैसा न्यूमेरिकल्स या जैसा सिचुएशंस है उसके हिसाब से। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में ही आप कोई मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कंपार्टमेंट के अंदर, तो हम मूविंग ट्रेन के कंपार्टमेंट को ही फ्रेम ले सकते हैं। मतलब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग हो सकता है। अब लिफ्ट में आप चल रहे हैं, लिफ्ट अप डाउन मोशन कर रहा है, वहाँ अगर किसी पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर ही, तो लिफ्ट को हम मान सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जैसे आप ग्राउंड सरफेस पे हो, वहाँ से कोई स्टोन को फेंकते हो और वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो वहाँ हम अर्थ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट्स है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे। तो जब आप फ्रेम चूज कर लेते हैं तो कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन कर सकता है ए सी बी, मतलब ए से जाएगा और इस तरह से मोशन कर सकता है। तो ए सी बी जो ये पूरा का पूरा लेंथ है, ये क्या है? एक डिस्टेंस है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम फाइनली पूछा जाए कि आपका पार्टिकल जो है इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ है, तब हम बोलते हैं कि ए बी जो है ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और इस पे हम एरो का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है। अगर बी कहीं और होता तो हमारा ए बी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता। तो इसमें ये जो लेंथ है ए बी का, स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने से हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी। एक इसमें एक और बात ध्यान दीजिए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर हम एस से बोलें और डिस्प्लेसमेंट को आर से, तो जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? सिंपली ए प्लस बी नहीं कर सकते। मान लीजिए ए है 2 मीटर, बी है 5 मीटर, तो 7 हो जाने चाहिए आंसर। लेकिन नहीं, इसमें एंगल भी मायने रखता है कि किस एंगल पे बी वेक्टर है। अगर दोनों एक ही लाइन में है तब तो सिंपली ऐड हो जाएगा, नहीं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू इस तरह से दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है किसके ऊपर? एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस, तो एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला याद रखें, वी एवरेज इक्वल टू एस बाई T2 - T1, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उनका अगर रेशियो आप लें तो इसको हम बोल देते हैं वी एवरेज। और
अगर जो टाइम है हमारा वो बहुत ही कम हो, मतलब एक टाइम टी है और दूसरा टाइम टी प्लस डेल्टा टी है, तो ये जो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो T1 टाइम है उसी के नज़दीक आ जाएगा T2 टाइम। ठीक है, तो इस केस में अगर लिमिट लिया जाए एवरेज वेलोसिटी का तो हम बोलते हैं डेल एस बाई डेल टी, और इसी लिमिट को फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं कि जब लिमिट यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं डी एस बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी है, ये रेशियो क्या बतलाता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे, मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या बतलाता है, 3 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस टाइम इंटरवल और इसके बीच में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, हम उसका रेशियो लेते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करें। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी, उसी को हम सिंपली स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका तो यहाँ पे हमने लिया एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो इस तरह का जब आपके पास ग्राफ हो तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में हर एक पॉइंट पे अगर आप इसका स्लोप पता कर सकें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट आप पता कर सकें तो उसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। मतलब कि ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा टेंजेंट ए बी है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और यही हो जाएगा स्पीड। तो इस तरह के ग्राफ में अगर आपको जो टेंजेंट है वो मतलब फिक्स है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इस तरह का हमारा एक ग्राफ है और पार्टिकल जो है इसमें मोशन कर रहा था, ठीक है, इस तरह से मोशन कर रहा था और हमने हर एक पॉइंट पे क्या लेना शुरू किया, टेंजेंट। तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो ऐसे ही आएगा, किसी और पॉइंट पे तो ऐसा ही आएगा। तो टेंजेंट हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। स्पीड आपको यहाँ पे फिक्स आ जाएगा। ठीक है, डी एस बाई डी टी इसको हम बोलते हैं वी। तो डी एस इजकल टू क्या बोल सकते हैं, वी डी टी। तो कैलकुलस का जब हम यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एस इजकल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वो होगा वी डी टी के साथ इंटीग्रल फॉर्म में हम यूज करेंगे, और T1 से T2 से हमें इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वी टी मतलब क्या हुआ, वी मतलब स्पीड, ठीक है, और टी तो यहाँ पे टाइम हो गया। तो वी टी जहाँ पे ग्राफ हो वहाँ पे आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कैसे, एरिया इनक्लोज बाई कर्व से। T1 समय में वहाँ से और T2 समय में ए से बी में गया, तो हम यहाँ से एरिया अंडर कर्व अगर पता कर सकें कैलकुलस के माध्यम से या ज्योमेट्री के माध्यम से, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। एल क्या लेंथ है, टी क्या है, टाइम है, और ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसको एम एस से भी लिखते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फिर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट उसी तरह से है। वी एवरेज मतलब कि टोटल, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम इंटरवल। और यहाँ से अगर हम ए बी पता करें, पहले पार्टिकल हमारा कहाँ था, ए पे, फिर कुछ देर बाद कहाँ चला गया, बी पे। तो जब ए पे था तो उसका पोजीशन क्या हो गया, R1, बी पे गया तो पोजीशन हो गया R2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी, ए बी यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वेक्टर ला यूज करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस ए बी इजकल टू R1 प्लस ए बी इज इक्वल टू R2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ए बी इजकल टू R2 माइनस 1 और टाइम T1 से T2 लगा। तो इनका जब रेशियो पता करेंगे तो ये हमें दे देगा एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हम इसको फिर बोलते हैं, इसी को डेल्टा आर बोलते हैं, R2 माइनस R1। सिंपली डेल्टा आर को याद रखिएगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट और माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फिर जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमने टाइम लिया T1 और T2, तो T1 को हम क्या बोलेंगे, T, और T2 को क्या बोलेंगे, T प्लस डेल्टा टी। मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम जो है चेंज करेंगे। तो पार्टिकल ए से कहाँ जाएगा, बी पे, अब बी बहुत ही इसके क्लोज होगा। उस कंडीशन में ये जो पॉइंट सी होगा, इस पॉइंट पे जो हम वेलोसिटी पता करेंगे, एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे जो पता करेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे डी आर बाई डी टी से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसी का अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को बात करेंगे तो उसको बोलते हैं डी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से, तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। और फिर यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल t और t प्लस डेल्टी लेंगे तो जो हमारा वेलोसिटी है वो भी डेल्टा v में बन जाएगा और डेल्टा t में लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे फिर लिमिट का यूज करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशन होगा LT माइनस 2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 6 जो हमारा है पॉइंट वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमने क्या देखा कि हम पहले कोऑर्डिनेट चूज करते हैं एक्स वाई जेड, और कोई पार्टिकल अगर एक्स में मोशन करता है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ वाई में तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, सिर्फ जेड में तो वो भी। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरली हम चूज करते हैं कि पार्टिकल एक्स में मोशन कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये ओरिजिन था यहाँ से उसका, पर t=0 पर यहाँ था, t समय पे एक्स पे पहुँच गया, इस तरह से उसका मोशन जो है प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम इसमें चाहे डिस्टेंस बोलें या डिस्प्लेसमेंट बोलें, जो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना कि या तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या निगेटिव एक्स भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये दोनों बराबर मिलेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, डायरेक्शन में अंतर हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो हम वेलोसिटी को बोलते हैं सिंपली dx बाई dt से। ठीक है, x क्या हो गया चेंज इन पोजीशन, वो भी x में सिर्फ। अब एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे वेलोसिटी में dv बाई dt से, और एक्सीलरेशन dv बाई dt और v को dx बाई dt लिखेंगे तो इसी को कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ेंगे d2x बाई dt स्क्वायर, मतलब पोजीशन का जो है डबल डिफ्रेंसिएशन वो हमें क्या देगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में। अगर वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में हम उसको मोशन कराएंगे। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम एक्सेलरेशन किधर मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो रहा है, जा रहा है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है निगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है एक्सेलरेशन को हम तो डिफाइन करते हैं डी बाई डी टी से, तो भी को क्या लिख सकते हैं ए डी टी। अब चूंकि ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी हमारा अगर इनिशियली यू था फाइनली वी है, और t इक्वल टू 0 पे कितना था स्पीड u, और t टाइम पे हम देखते हैं उसका स्पीड बढ़ के v हो गया। तो ये लिमिट देके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v dt मतलब v माइनस यू हो जाएगा। लिमिट जब पुट करेंगे v हमारा कांस्टेंट पार्ट है बाहर आ जाएगा, और dt का dv का v था यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा v, सॉरी ये है v, तो dv का v हो जाएगा, तो v माइनस यू रखेंगे और इस dt का t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बाहर आ जाएगा, तो t माइनस 0, तो v बराबर u प्लस ए टी। ये हो गया मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस तरह से v को लिख सकते हैं dx बाई dt, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे था, t टाइम पे पार्टिकल x पे पहुँच गया, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और t टाइम पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी v हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन तो फिक्स है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता कर सकते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का हो जाएगा x, ut में dt का t तो ut हो जाएगा, और at है ए कांस्टेंट, तो t का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2। अब सारा लिमिट पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर जो हमारा v बराबर u प्लस ए टी था, इसको अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम 2a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी होगा यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर यू टी, यही क्या था x था, तो ये होगा v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 बेसिक इक्वेशन है, इनको तो आपको याद रखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन टी एच सेकेंड, जैसे बोलते हैं ना
कि ये t सेकेंड और t माइनस 1 सेकेंड, जैसे ये 5 सेकेंड हो गया और ये 4 सेकेंड हो गया, तो बोलते हैं 5th सेकेंड में ये हो गया 5th सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो हम बोलते हैं 5th सेकेंड में। तो tth सेकेंड में पता करना है तो उसका फार्मूला है st इजकल टू u प्लस a/2 2t माइनस 1। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट यही आएगा। फिर हमारे पास आता है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि अर्थ के नज़दीक, ये अर्थ है तो अर्थ के नज़दीक अगर कोई भी पार्टिकल को आप ड्रॉप करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो अपवर्ड में जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, तो निगेटिव g हम यूज करेंगे। और जब पार्टिकल डाउनवर्ड में आ रहा है तो उस केस में जिधर मोशन है उधर उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, तो डाउन के केस में क्या हो गया, मोशन के डायरेक्शन में ही हो गया एक्सेलरेशन, तो इसमें g हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, g का वैल्यू क्या हम याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे या बुक्स में दिया रहेगा। और फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो अप जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि g हो जाएगा अपोजिट, और बाई u प्लस हाफ g, और g हो जाएगा नेगेटिव तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस 2g बाई, और अगर डाउन में आ रहा है को ड्रॉप किया पार्टिकल तो v बराबर u प्लस जी टी, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब बाई बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g बाई। इस तरह से आप फ्री फॉलिंग बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा 7th नंबर पॉइंट है मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन में जब कोई मोशन करता है, इसका मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन में, जेड एक्स प्लेन में, इस तरह से, तो जब दो एक्सिस मिलेगा तभी एक प्लेन बनता है। तो इसमें अगर पार्टिकल मोशन करेगा ए से बी तक जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ ये सिर्फ एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वी एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो वाई में चेंज होगा ये आपको देगा वाई, और वेलोसिटी इन वाई में चेंज और एक्सेलरेशन इन वाई में चेंज, इस तरह से। तो ये 2 इंडिपेंडेंट मोशन स्ट्रेट लाइन का है। अगर एक्स वाई में लें तो एक्स और वाई का दोनों का इंडिपेंडेंट लिखेंगे। पोजीशन आप इसमें कैसे दे सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे वी एक्स आई और वी वाई जे, और जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हम करेंगे तो हम वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी। लिमिटिंग इंस्टेंटेनियस जो है यहाँ पे वेलोसिटी एक्स और वाई में अलग अलग आप लिखेंगे। एक्सेलरेशन को भी 2 कंपोनेंट में लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। और जो आई है तो एक्स डायरेक्शन में हम यूनिटी वेक्टर आई लेते हैं, और अगर वाई में मोशन हो रहा है तो हम इधर जे कैप लेते हैं, और अगर जेड में हो रहा है तो के कैप लेते हैं। ये हमारा वेक्टर को दर्शाने के लिए यूनिट वेक्टर है। तो ए एक्स इजकल टू डी वी एक्स बाई डी टी और ए वाई इजकल टू डी वी वाई बाई डी टी। इस तरह से आप एक्स और वाई में एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अगर ए बाई कांस्टेंट हो जाए, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाए, तो वी बाई बराबर क्या लिखेंगे, यू बाई प्लस ए बाई टी, और वाई बराबर यू बाई प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, और वी बाई बराबर यू बाई स्क्वायर प्लस 2a बाई इंटू बाई। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो 8वां टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये है मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वाला जो अभी हमने आपको बताया ये प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है, जहाँ पे ए वाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक प्रोजेक्टाइल है, कोई स्टोन हो सकता है, ठीक है, उसको आप इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे एयर में, तो कुछ ना कुछ एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जहाँ से आप ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ओरिजिन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और आप प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ हाइट गेन करेगा, उसके बाद फिर फाइनली लैंड कर जाएगा ग्राउंड पे। तो ये जो कितना ग्राउंड पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ओ ए बी देख लीजिए, ओ है,
ए है और बी है, ये पूरा का पूरा जो पाथ है इसको ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ये हमारा पाथ हो गया। तो इस पाथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसको बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देख लीजिए ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें क्या है, पार्टिकल अप में भी गया, अप में भी जा रहा था, और फिर मतलब वर्टिकल भी जा रहा था, हॉरिजेंटल भी जा रहा था। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो डायरेक्शन आपको मिल गया, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। और हॉरिजेंटल में देखिए तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 लेंगे। और यू एक्स मतलब क्या होगा, यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है यू से थीटा एंगल पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो भी इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। अब वर्टिकली क्या हो जाएगा, जी वेक्टर लेंगे, तो वो माइनस जी होगा कब, जब आप पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। और यू बाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ये भी इनिशियली अपवर्ड होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि जी है डाउनवर्ड और यू है अपवर्ड, तो धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होकर 0 हो जाएगा, फिर पार्टिकल डाउनवर्ड ही नीचे आएगा। तो कहता है वर्टिकली विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज, एक्सेलरेशन फिक्स अपवर्ड हमेशा डाउनवर्ड है। और ये जी अब प्लस जी और माइनस जी इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टिकल जो है वो अप में जा रहा है फिर डाउन में आ रहा है, तो अप में जाएगा तो नेगेटिव, डाउन में आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन जी का वैल्यू अभी भी 9.8 और डाउनवर्ड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है प्रोजेक्टाइल का। मूविंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा हॉरिजेंटल में। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया थीटा से, और बाई में यू साइन थीटा, एक्स में यू कॉस थीटा, और वो इस तरह के प्रोजेक्टाइल पाथ को कवर करेगा। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलते हैं कि कहाँ से वो मोशन स्टार्ट किया और कहाँ पे ख़त्म किया। तो इस पूरे मोशन में आप देख लीजिए, एक्स में तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाई में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, इसी का यूज करेंगे। बाई इजकल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, बाई इजकल टू 0 यू साइन थीटा इंटू टी। 0 कब हुआ, कैपिटल टी के लिए, और कैपिटल टी कहाँ पे है, यहाँ पर का पॉइंट है कैपिटल टी, प्लस हाफ और माइनस जी यूज करेंगे। क्यों पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट किया था और जी डाउनवर्ड में था। आप ये मत सोचिए कि कुछ देर बाद जो है पार्टिकल नीचे आएगा, और वेक्टर फॉर्म में हम इसको यहाँ पे जब बात करेंगे तो शुरू में जो आपने ले लिया बस उसी को एज्यूम कीजिए, उसी से आपका आंसर मिलेगा। तो इसको आप टी कॉमन करेंगे तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी होगा, इसका मतलब टी इजकल टू 0 और टी इजकल टू टी यू साइन थीटा बाई 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो टी इजकल टू 0 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभी तो यहीं पे है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी यू साइन थीटा बाई जी, इसको हम याद रखेंगे। उसी तरह से रेंज पता करना है, तो रेंज कैसे पता चलेगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स में, यही होगा रेंज। तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है यू कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा टी, और इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए तो है नहीं तो सिर्फ यू टी बन जाएगा, तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल रेंज आर इजकल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा और टी मतलब टी यू साइन थीटा बाई जी, ये आ जाएगा यू। अच्छा साइन देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और यू मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल गया। फिर आता है मैक्सिमम हाइट रीच, पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। तो जब इस तरह के पाथ पे चलता है पार्टिकल तो एक समय जो मैक्सिमम हाइट पे रहता है, फिर उससे पहले भी थोड़ा कम हाइट पे, उसके बाद भी कम हाइट पे, तो ये मैक्सिमम हाइट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप सोचिए इस मैक्सिमम हाइट पे जो बाई कंपोनेंट है स्पीड का वेलोसिटी का यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा शुरू में भी रहेगा और हमेशा रहेगा, तो हम फाइनल वेलोसिटी जो है वी बाई वो 0 करेंगे, वी बाई 0 करेंगे, और वी एक्स यू कॉस थीटा, तो वी बाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2 ए बाई इंटू बाई
v/0 और u/ कितना है, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 और a/ क्या है -g, क्योंकि u sin थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड था और g हमेशा डाउनवर्ड इंटू h, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h, तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको दिखाता हूँ कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो आप फटाफट जो है पाथ ड्रा करना सीखिए और उसको प्रोजेक्ट करना सीखिए। यू से फटाफट थीटा एंगल दीजिए और ब्रेक कर दीजिए दो कंपोनेंट में, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो इतना तो कर ही लीजिए। फिर इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब मैक्सिमम हाइट पे u/0 होता है, लेकिन v/ और vx क्या होता है, u cos थीटा जो इनिशियल है। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इसके बराबर होगा, टाइम अप और टाइम डाउन। तो t बराबर हो जाएगा u sin थीटा बाई जी, जाने का समय और आने का समय, u sin थीटा बाई जी, और ये दोनों समय मिलकर ही टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है t बराबर 2u sin थीटा बाई जी। ये ध्यान रखिएगा, अप टाइम और डाउन टाइम दोनों बराबर होता है। चेंज ऑफ फ्रेम, ये इससे आप रेन, अम्ब्रेला, स्विमर इनका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ फ्रेम मतलब दो फ्रेम हम लेंगे। हमने यहाँ पे एक फ्रेम लिया है एस, हमारा जो दूसरा फ्रेम है वो है एस डैश। कोई पार्टिकल हमने यहाँ पे पी ले लिया है, ये हमारा पार्टिकल है पी। तो पी पार्टिकल का पोजीशन एस फ्रेम में देखेंगे तो मिलेगा ओ पी, और एस डैश फ्रेम में तो ओ डैश पी। तो इसलिए हमने दो कोऑर्डिनेट ले लिया है, एस और एस डैश, ठीक है। तो आप ओ पी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ओ पी इजकल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी, और ओ पी मतलब पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ या एस फ्रेम, फिर पोजीशन ऑफ ओ डैश मतलब पोजीशन ऑफ एस डैश। अब इसी फ्रेम का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। यहाँ से अब अगर हम पता करना चाहें वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, इस तरह से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह से एक्सेलरेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश। तो ये वाला अगर पोर्शन पता करना हो तो नॉर्मली जो एक्सेलरेशन है उसमें से उस फ्रेम का एक्सेलरेशन माइनस कर दीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस मतलब एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम का आपस में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों ही फ्रेम में बराबर मिलेगा। तो इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व करता है कि इफ टू फ्रेम्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज सेम इन बोथ फ्रेम। तो ये इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो आपको तो मैं उस पर एक लेक्चर बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा जो